आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान पर हमले के अमेरिकी प्लान पर ईरान का पलटवार। कहा, अमेरिकी बेस हमारे निशाने पर चुन चुन के हमला करेंगे। रूस ईरान में बनाएगा 8 जौहरी प्लांट। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह। बांग्ला जुबानी मुसलमान लगातार असम हुकूमत के निशाने पर। मुसलमानों को विदेशी बताकर भेजा जा रहा है बांग्लादेश। हैदराबाद में नफरती वायरस का कहर। होटल में घुसकर मुस्लिमों को पीटा। दो मजहब के बीच शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत से मुस्लिम नौजवान को मिली बड़ी राहत। ऑल पार्टी डेलीगेशन से मिले पीएम मोदी। जयशंकर ने वफद के मेंबरों की तारीफ की। पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर बड़ा फैसला। वुज़रा को मुलाकात से पहले कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। कहा, हुकूमत असहमति को कुचलने के लिए लगा रही यूएपीए। मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें। क्लासरूम घोटाला मामले में एसीबी ने भेजा नोटिस। हुकूमत ने कहा, कुंभ भगदड़ में 37 हलाक। बीबीसी ने कहा 82 हलाक। ओपोजिशन ने पूछे सवाल। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान अमेरिका के दरमियान होने वाली छठे राउंड की न्यूक्लियर टॉक से पहले ही दोनों ममालिक के दरमियान गर्मा गर्मी फिर से बढ़ गई है। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के टॉप कमांडर ने ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप के सामने कई सारे ऑप्शन पेश किए हैं। अमेरिका के इस कदम के सामने आने के बाद ईरान ने अमेरिका को सख्त अल्फाजों में चेताया है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादेह ने अमेरिका को हड़काते हुए आज कहा कि अगर न्यूक्लियर टॉक्स नाकाम हो जाती है और वॉशिंगटन हम पर हमला करने का फैसला करता है तो हम खित्ते में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर चुन चुन के हमला करेंगे। अमेरिका के सारे फौजी बेस हमारे निशाने पर हैं। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा है। ईरान पूरा जोर लगा रहा है कि वो किसी हाल में अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। इसी सिमत में अब अगले दौर की न्यूक्लियर टॉक्स इसी सप्ताह होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत जुमेरात को होगी, जबकि तेहरान का कहना है कि बातचीत इतवार को ओमान में होगी। लेकिन बातचीत से पहले अमेरिका ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे ईरान बुरी तरह से तिलमिला उठा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के आला कमांडर ने ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप के सामने प्लान पेश कर दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि अमेरिका अंदर खाने कुछ प्लान कर रहा है। अमेरिकी टॉप कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला ने बीते रोज कहा कि उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ और सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी फौजी हमले करने के लिए अलग अलग किस्म के मंसूबे पेश किए हैं। अगर तेहरान के साथ बातचीत उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने में नाकाम रहती है। अमेरिका में ईरान पर हमले के मंसूबे की खबर से खamenei का खून बुरी तरह से खौल गया। ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बड़ी चेतावनी जारी कर दी। द क्रैडल के मुताबिक ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादे ने कहा कि अगर न्यूक्लियर टॉक्स नाकाम हो जाती है और वॉशिंगटन इस्लामिक रिपब्लिक ईरान पर हमला करने का फैसला करता है तो तेहरान खित्ते में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नसीरजादे ने कहा कि दूसरी तरफ के कुछ अफसर बातचीत के कामयाब न होने पर अटैक की धमकी दे रहे हैं। अगर हम पर हमला हो जाता है तो अमेरिका ये ना भूले कि सभी अमेरिकी ठिकाने हमारी पहुंच में हैं और हम मेजबान देशों में उन्हें बहादुरी के साथ निशाना बनाएंगे और फिर अमेरिका को किसी भी जंग के हालात में खित्ता छोड़ना होगा। ये हमारी अमेरिकियों को खुली चेतावनी है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने डिफेंस मामलों में बहुत अच्छी तरक्की की है। हमारे ऑपरेशनल फोर्सेस पूरी तरह से इक्विप्ड है। उन्होंने खुलासा किया कि ईरान ने हाल ही में 2 टन के वारहेड वाली मिसाइल का टेस्ट किया है। उन्होंने आगे कहा, अगर हम पर कोई हमला होता है तो ये तो तय है कि सामने वाली पार्टी के नुकसान की तादाद हमारी तुलना में बहुत ज्यादा होगी। साबिक इजरायली वजीर आजम ने AFP से कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली रहनुमा बेंजामिन नेतन्याहू से कहना चाहिए कि बस बहुत हो गया। उन्होंने गजा जंग को जारी रखने को जुर्म करार दिया और जोर देकर कहा कि तनाज़े को हल करने का वाहिद तरीका 2 रियासती हल है।
एहुद ऑलमर्ट, जो 2006 से 2009 तक इजरायली वजीर आजम थे, ने पेरिस में एक इंटरव्यू में कहा कि इजरायली हुकूमत पर अकेले अमेरिका का असर सभी दूसरी ताकतों के मुकाबले ज्यादा है और ट्रंप फर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू बतौर रहनुमा 7 अक्टूबर 2023 के हमले को रोकने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि हालांकि बैनुल अक़वामी बरादरी ने 7 अक्टूबर के बाद इजरायल के अपने हक के दिफा को तस्लीम कर लिया, लेकिन ये तब बदल गया जब नेतन्याहू ने मार्च में जंग खत्म करने के इम्कान को खारिज कर दिया और इसकी बजाय फौजी कार्रवाइयों को बढ़ा दिया। ऑलमर्ट ने इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू के अपने ज्याती मफाद हैं जो कौमी मफाद से ऊपर हैं। तजजिया निगरों के मुताबिक नेतन्याहू को डर है कि अगर वो जंग रोक देते हैं तो उनके इत्तेहाद में मौजूद बुनियाद परस्त लोग बाहर निकल आएंगे, जिससे हुकूमत गिर जाएगी और इलेक्शन हार सकते हैं। अगर जंग कैदियों को नहीं बचा सकती, हमास को खत्म करने के लिए कुछ और नहीं कर सकती और अगर इसके नतीजे में फौजी मारे जाते हैं, कैदी मारे जाते हैं और बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, तो मुझे लगता है ये एक जुर्म है और ये ऐसी चीज है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए और इसे तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। ऑलमर्ट ने कहा, ट्रंप को नेतन्याहू को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बुलाना चाहिए और कैमरों के सामने कहना चाहिए, बीबी बस। ऑलमर्ट ने कहा, बस मुझे उम्मीद है कि ट्रंप ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्रंप के साथ नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं। हमें उम्मीद करनी होगी और हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ईरान के एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह ने ऐलान किया है कि रूस और ईरान दोनों मुल्कों के बीच पहले से तय समझौते के बाद ईरान में 8 जौहरी प्लांट बनाएगा। सिन्हुआ खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान के एटमी तवानाई तंजीम के सदर मोहम्मद इस्लाम ने तेहरान में AEOI हेडक्वार्टर में ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के अरकान के दौरे के दौरान ये बात कही। इस्लाम ने कहा कि 8 में से 4 जौहरी रिएक्टर जनूबी सूबे के बूशहर में बनाए जाएंगे। उन्होंने मौजूदा बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूनिट 2 और 3 के चल रहे तामीर पर कानून साजों को अपडेट देते हुए इस बात पर जोर देते हुए कि ये यूनिट ईरानी कंपनियों जरिए बनाई जा रही हैं। पार्लिमानी वफद के दौरे के बाद सहाफियों से बात करते हुए इस्लाम ने कहा कि AEOI मुल्क के जामे तवानाई की तरक्की की हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर ईरान के जौहरी तवानाई की पैदावार की सालियत को 3 गुना करने का इरादा रखता है। मई 2011 में रूस के जरिए पूरा किया गया बूशहर प्लांट ईरान की पहली और वाहिद ऑपरेशनल जौहरी प्लांट है जो मुल्क के सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का मरकज है और इसमें लंबे वक्त से रूस की सरकारी न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम के साथ ताउन शामिल है। बांग्ला जुबानी मुसलमान लगातार हिमता बिस्वा सरमा सरकार के निशाने पर हैं। हालिया कुछ दिनों में बांग्लादेशी और इलीगल घुसपैठ के नाम पर 33,000 लोगों की शहरियत पर सवाल खड़े कर दिए गए। एक्सपर्ट की माने तो इन मुतासिरीन में 90% से ज्यादा मुसलमान हैं। असम में हिमंता बिस्वा सरमा हुकूमत मुसलसल तौर पर गैर कानूनी तौर पर भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों और दीगर विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है। इस दौरान डी वोटर को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में धकेला जा रहा है, जिसे हुकूमत ने ऑपरेशन पुशबैक का नाम दिया है। हालांकि अब इस ऑपरेशन और रियासती हुकूमत के इरादों पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी की सरबराही वाली हिमंता बिस्वा सरमा हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन पुशबैक पर अब सवालात उठ रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर सामाजिक कारकुनों की नाराजगी और तनकीद दोनों में इजाफा हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत मई से अब तक 303 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है, जिन्हें हुकूमत ने विदेशी करार दिया है। इस हवाले से एक सीनियर अफसर ने बताया कि जिन 303 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया है वो उन 30,000 लोगों में शामिल हैं जिन्हें पिछले साल असम के फॉरेन ट्रिब्यूनल ने विदेशी करार दिया था। इसलिए ये कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कानूनी है, लेकिन माहिरीन इसको मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और नाजायज बता रहे हैं, क्योंकि इनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो डी वोटर थे, यानी जिन पर सिर्फ विदेशी होने का इल्जाम था। रोजनामा इनकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश अकेले असम में 260 किलोमीटर की सरहद भारत से शेयर करता है। जिन लोगों को विदेशी बताकर वापस भेजा जा रहा है उनमें से कई लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं और उनके खानदान और जमीन जायदाद भी यहीं मौजूद है। हैदराबाद में बकरीद से पहले और बाद में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात बढ़ गए हैं। 10 जून की देर शाम भी साहिबाबाद में राइट विंग तंजीम ने जुड़े लोगों ने मुस्लिम नौजवानों पर लाठी डंडों से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। इस हादसे के बाद इलाके में तनाजा फैल गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गैर मुस्लिम तंजीम लगातार मुसलमानों पर खतरनाक हमले कर रही है। हालिया दिनों में मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के साथ मुबैयाना गौ रक्षकों ने मारपीट कर उसे लूट लिया था, जबकि बकरीद से ठीक पहले साइबराबाद के सूराराम थाना हलके में खतरनाक हथियारों के साथ गैर मुस्लिम तंजीम से जुड़े 2 मुलजिम पकड़े गए थे। बीती देर रात भी साइबराबाद थाना हलके के रायदुर्गम में राइट विंग तंजीम से जुड़े
शरपसंद अनासिरों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिससे इलाके में तनाजा फैल गया। मुस्लिम लड़कों को देखते हुए राइट विंग तंजीम से जुड़े कई लोगों ने मुस्लिम नौजवानों पर हमला कर दिया और उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। ये घटना हैदराबाद के साइबराबाद थाना हलके के राय दुर्गम में एक होटल के नजदीक करीब आधी रात के करीब हुई। मुतासरीन ने बताया कि लाठी और तलवारों से लैस कुछ लोग होटल आए और वहां के पान की दुकान और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान जब उनकी नजर कुछ मुस्लिम नौजवानों पर पड़ी तो मुल्जिमों ने उनका पीछा किया। इल्जाम है कि राइट विंग तंजीम से जुड़े इन लोगों ने मुस्लिम नौजवानों पर लाठी डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया और उन पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए दबाव बनाया। इस हमले में मुस्लिम नौजवान संजीदा तौर पर जख्मी हो गए। इसकी खबर मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर पहुंचे शेखपेट के नौजवानों ने हमलावरों के खिलाफ नारे लगाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हिंदू लड़की से शादी करने के इल्जाम में जेल में बंद मुस्लिम शख्स को जमानत दे दी है। कोर्ट ने साफ किया कि दो एडल्ट्स अगर आपसी सहमति से साथ रहते हैं तो अलग धर्म के होने पर उन पर ऐतराज नहीं जताया जा सकता। कोर्ट का फैसला धामी हुकूमत के एक तरफा कार्रवाई को बयां करता है। उत्तराखंड की एक हिंदू लड़की से शादी करने पर जेल में बंद मुस्लिम लड़के को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुस्लिम लड़के की जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए देश के सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा किया है। कोर्ट ने कहा कि दो एडल्ट्स के आपसी सहमति के साथ रहने पर सिर्फ इस बिना पर ऐतराज नहीं जताया जा सकता कि वो अलग अलग मजहबों के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम शख्स को जमानत दे दी है जो लगभग 6 महीने से जेल में बंद था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मुल्जिम के जरिए दायर अपील पर ये अहम फैसला सुनाया। गौरतलब है कि फरवरी 2025 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुस्लिम नौजवान को पहले उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 और इंडियन जस्टिस कोड 2023 के प्रोविजन के तहत अपनी मजहबी पहचान छिपाने और हिंदू खातून से धोखाधड़ी कर शादी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम शख्स पर की गई कार्रवाई और पेश की घटना की थ्योरी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, सूबे को अपील करने वाले और उसकी बीवी के साथ रहने पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब उनकी शादी उनके माता पिता और परिवार वालों की मर्जी के मुताबिक हुई है। बेंच ने आगे ये भी कहा कि इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई उनके साथ रहने की राह में कोई परेशानी नहीं बनेगी। अदालत ने इस फैक्ट पर जोर देते हुए मुल्जिम को जमानत दी कि वो लगभग 6 महीने से जेल में है और मामले में चार्जशीट भी पहले ही दाखिल किया जा चुका है। असम के दझिम्बुरी मंदिर में दुकानें बंद होने के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया क्योंकि एक हिंदू मंदिर के अहाते के अंदर एक जानवर की बाकियात पाए जाने के बाद फिरके वाराना कशीदगी और एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए थे। इंडिया टुडे एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम के दझिम्बुरी शहर में दुकानें बंद होने के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया क्योंकि एक हिंदू मंदिर के परिसर के अंदर एक जानवर की बाकियात पाए जाने के बाद फिरके वाराना कशीदगी फैल गई। मुबैना तौर पर वार्ड नंबर 3 में हनुमान मंदिर में जाने वाले एक शख्स को सुबह करीब 7:30 पर जानवर की बाकियात मिली। इसके मिलने के बाद सुबह 9 बजे तक इलाके में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए। मकामी रिपोर्टरों के मुताबिक ये उसी मंदिर में तीसरी बार वाकया था। बड़ी तादाद में वहां के रहने वालों ने मंदिर से तस्दीक सड़क को जाम कर दिया। असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने एहतजाज के तहत नारे लगाए और टायर जलाए। मुजाहिरीन ने पुलिस को जानवर की बाकियात को हटाने से भी रोक दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि जब तक जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं हो जाती और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उन्हें नहीं छुआ जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगल को अपने घर पर 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन के मेंबरों से मुलाकात की थी। ये सभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई मुल्कों में गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन के मेंबरों से मुलाकात की। ये सभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई देशों में गए थे। वफ्द के मेंबरों ने पीएम को अलग अलग देशों में हुई अपनी मीटिंग्स के बारे में मालूमात दी। इन डेलीगेशन से अलग अलग पार्टियों के एमपीज, साबिक एमपीज और तजुर्बेकार सफीर शामिल थे। उन्होंने अलग अलग मुल्कों के सफर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख और आलमी अमन के तई हमारे आज़्म के बारे में बताया। मुख्तलिफ दलों के एमपीज के 7 ग्रुपों ने कई देशों की राजधानियों का दौरा किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को बढ़ावा दिया। डेलीगेशंस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को रखा। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है।
उन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुपों से जुड़े 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इन सभी डेलीगेशंस ने मिलकर दुनिया को भारत की बात समझाई। उन्होंने बताया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की गलत हरकतों को भी दुनिया के सामने रखा। इससे भारत की तस्वीर और मजबूत हुई है। देश भर में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच बड़ा फैसला लिया गया है, लिहाजा पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले वुज़रा के लिए भी RT-PCR मैंडेटरी कर दिया गया है। देश भर में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच बड़ा फैसला लिया गया है, लिहाजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले वुज़रा के लिए भी RT-PCR मैंडेटरी कर दिया गया है। जरायों के मुताबिक ये फैसला हिफाजत के तहत लिया गया है ताकि किसी भी मुमकिन इन्फेक्शन से बचा जा सके। दरअसल कल शाम पीएम मोदी से उनके ऑफिशियल रेजिडेंस 7 लोक कल्याण मार्ग पर विदेश से लौटे डेलीगेशन ने मुलाकात की थी। लिहाजा डेलीगेशन के मेंबरों के लिए भी कोविड-19 टेस्ट मैंडेटरी किया गया था। ये कदम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत उठाया गया था। मालूमात के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी के सभी MLA, MP और अहम ऑफिशियल ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से एक अहम मीटिंग में मुलाकात की है। बताया जा रहा है इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को कोविड-19 का टेस्ट कराने का हुक्म दिया गया था। पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले सभी को कोरोना की रिपोर्ट पेश करनी होगी। बता दें कि देश भर में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसों की तादाद 7,121 तक पहुंच गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां मामूली राहत है। पीर को कोविड के 728 केस थे, जो मंगल को घटकर 691 हो गए, जबकि केरल में सबसे ज्यादा 2053 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 96 नए मरीज मिले हैं। कांग्रेस ने आज मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो इख्तिलाफी आवाजों को बाकायदा तरीके से दबा रही है और तनकीद करने वालों को डराने के लिए और दस्तूरी आज़ादी को खत्म करने के मकसद से UAPA जैसे सख्त कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने UAPA को जमहूरी उसूलों और शहरी आज़ादी पर बीजेपी के वसी हमले का अहम हथियार करार दिया। कांग्रेस के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए मोदी हुकूमत के दौर में इंसाफ की गिरती हुई सूरत हाल की निशानदेही की। 2014 से 2022 के दौरान UAPA के 8,719 मामलों में महज 2.55% सजा दर रही। ये दिखाता है कि कैसे इख्तलाफ करने वालों, तलबा, सहाफियों, असातिज़ा और सामाजिक कारकुनों को निशाना बनाने के लिए इस कानून को एक हथियार बनाया गया है। खेड़ा ने तलबा रहनुमा उमर खालिद और शर्जील इमाम और दीगर लोगों का जिक्र किया, जो CAA मुखालिफ एहतजाज में मुमकिना किरदार की बुनियाद पर 2020 से जेल में है। सहाफी फहद शाह ने UAPA के तहत 600 दिन हिरासत में गुजारे, जबकि इरफान महराज और अमित चक्रवर्ती अब भी जेल में हैं। खेड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि जमहूरियत को कायम रखने के लिए पुरअमन इख्तिलाफ की हिफाजत लाजमी है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, UAPA जैसे कानूनों का खतरनाक इस्तेमाल सीधे तौर पर भारत के दस्तूरी उसूलों को खतरे में डालता है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल से खालिद की तहरीरें इस बात को और उजागर करती हैं कि सियासी कैदियों को कैसे सख्त हकीकतों का सामना करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के लीडर और साबिक डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। ACB ने उन्हें दूसरी बार समन भेजा है। पूरा मामला क्लासरूम घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के साबिक डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को मंगल को एंटी करप्शन ब्रांच की तरफ से क्लासरूम घोटाला मामले में दूसरी बार समन भेजा गया है। इस बार उन्हें 20 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी उन्हें सम्मन भेजा गया था, जिसमें उन्हें 9 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। उन्होंने कुछ ज्यादती वजूहात का हवाला देते हुए पेश होने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अब उन्हें दूसरी बार ये सम्मन भेजा गया है। इस मामले में सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ हो चुकी है। ये मामला करीब 2000 करोड़ रुपए के मुबैना घोटाले से जुड़ा है। उन पर करीब 12,748 क्लासरूम और इमारतों की तामीर में बेज़ाब्तियां बरतने का इल्जाम है।
एसीबी के मुताबिक क्लासरूम की तामीर की लागत को गैर मामूली तौर से बढ़ाया गया है। साथ ही जांच में ये भी पता चला है कि क्लासरूम को सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया है। इसके अलावा जिन ठेकेदारों को इसका ठेका मिला था उनके ताल्लुकात आप पार्टी से जुड़े हुए थे। एंटी करप्शन ब्रांच ने बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सरकारी स्कूलों में 12,748 क्लासरूम की तामीर में मुबैना 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में समन जारी किया गया है। उन दोनों पर बीते 30 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी। इल्जाम है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए मनमाने तरीके से क्लासरूम की लागत और साइज बढ़ाकर इसका फायदा लिया। दोनों पर सरकारी कानूनों पर अमल नहीं करने का इल्जाम लगा है। क्लासरूम बनाने की लागत 24.86 लाख रुपए बताई गई, जबकि दिल्ली में इसी तरह की तामीर पर लागत 5 लाख रुपए आती है। बीबीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में दावा किया है कि कुंभ भगदड़ में 82 लोग मारे गए, जबकि हुकूमत ने कहा कि 37 अकीदतमंदों की मौत हुई है। कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के बारे में बीबीसी हिंदी की खुसूसी रिपोर्ट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर पर लिखा, यूपी की बीजेपी हुकूमत ने कहा था कि कुंभ भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई, जबकि बीबीसी की जांच में 82 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। बीबीसी ने 26 ऐसे खानदानों को ढूंढ निकाला जिन्हें 5-5 लाख रुपए के बंडल देकर कुंभ से निकाल दिया गया था और उन्हें मरने वालों की तादाद में शामिल ही नहीं किया गया था। बीबीसी की इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, बीजेपी हुकूमत कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की तादाद क्यों छिपाने की कोशिश कर रही थी और लोगों की मौत से ज्यादा बीजेपी हुकूमत को अपनी शबीह की फिक्र क्यों थी। इसके साथ ही कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने भी बीबीसी हिंदी की खुसूसी रिपोर्ट पर बीजेपी से सवाल किए हैं। उन्होंने लिखा, कुंभ में मची भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई। ये तादाद यूपी हुकूमत के जरिए बताई गई 37 मौतों से कहीं ज्यादा है। इस रिपोर्ट में 11 सूबों में 50 से ज्यादा मौतें हैं। ज्यादातर जिलों में 100 से ज्यादा खानदानों से बात की गई है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, हकीकत बनाम सच, 37 बनाम 82, सबको देखना, सुनना, जानना, समझना और शेयर करना चाहिए। सच की जांच करना ही नहीं बल्कि उसे फैलाना भी उतना जरूरी है। भाजपा को खुद की जांच करनी चाहिए और इसी तरह भाजपा के मेंबरान और उनके हिमायतियों को खुद से पूछना चाहिए कि जो लोग किसी की मौत के बारे में झूठ बोल सकते हैं वो झूठ के किस पहाड़ पर चढ़कर खुद को अपने झूठी सल्तनत का सरबराह मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, गलत आदादो शुमार देने वाले भाजपाइयों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 की एक सोसाइटी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सोसाइटी का फायर फाइटिंग सिस्टम खराब मिला। द्वारका सेक्टर 13 की सोसाइटी में आग की खबर के बाद फायर वर्करों की टीम आग बुझाने पहुंची। उन्होंने आग बुझाने के लिए सोसाइटी के फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद लेने की कोशिश की तो पता चला कि सारा फायर फाइटिंग सिस्टम बंद पड़ा है। ना तो हॉज ड्रिल काम कर रही है और ना ही इमरजेंसी वाटर का प्रॉपर ही इंतजाम है। दमकल वर्करों ने इसकी पूरी जानकारी फायर हेडक्वार्टर को दी। फायर वर्करों का दावा है कि आग बुझाने के दौरान उन्हें सोसाइटी में इस हादसे के दौरान ढंग से कोई जानकारी भी नहीं दी गई। उनकी टीम 9वीं मंजिल तक पाइप लेकर चढ़ी, फिर उन्होंने वहां से भी पानी की बौछार की। स्काई लिफ्ट गाड़ी और दूसरी गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सोसाइटी के रहने वाले काफी लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि सोसाइटी में आग से बचाव के इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं कर रहे। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि इस सोसाइटी को जो फायर एनओसी मिली हुई थी वो 2016 में एक्सपायर हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने फायर एनओसी ही नहीं ली। इस हादसे को लेकर भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो भी की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता ने कहा कि सोसाइटी को पहले भी एडवाइजरी दी गई थी, फ्लैट के अंदर भी फायर सिस्टम होने चाहिए। द्वारका के फेडरेशन इस हादसे के बाद फायर डिपार्टमेंट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि आग से बचाव के इकदामात को लेकर कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। मॉक ड्रिल भी जरूरी होनी चाहिए और लोगों को वक्त वक्त पर जरूर बताना चाहिए कि ऐसे हादसों से कैसे बचा जाए। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।